Brought to you by American Pistachios. सरकार ने ये तय कर दिया है कि आने वाले सीजन में जो फसलें होंगी उनकी न्यूनतम कीमत क्या होगी। तय ये भी किया गया है कि हम और आप जो लोन की ईएमआई चुकाते हैं वो बढ़ेगी, घटेगी या यथास्थिति बनी रहेगी। महंगाई और देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी कुछ अनुमान लगाए गए हैं। साथ ही लगाया गया है पैसा सरकारी टेलीकॉम कंपनी पर पूरे 89,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान हुआ है। तो आज दी ललन टॉप शो में बात आर्थिक मोर्चे की। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। आर्थिक मोर्चे से पहली खबर आई 7 जून को हुई यूनियन कैबिनेट की मीटिंग से। खरीफ की फसलों के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया। न्यूनतम समर्थन मूल्य वो मूल्य होता है कम से कम जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदने की गारंटी देती है। एक तरीके से किसानों की उपज के लिए आधार मूल्य का ये काम करता है। किस फसल की एमएसपी कितनी होगी, इस बात का फैसला कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसे CCEA भी कहते हैं, उसकी बैठक में तय होता है। मीटिंग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। मीटिंग में कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस ने खरीफ फसलों के दाम बढ़ाने के लिए जो सिफारिश की थी उसे मंजूर कर लिया गया। एमएसपी की घोषणा, दर्शक ध्यान रखें, साल में 2 बार होती है, एक बार रबी की फसलों के लिए और एक बार खरीफ की फसलों के लिए। बारिश का मौसम आने को है, सो सरकार ने खरीफ की फसलों की एमएसपी का ऐलान किया है। देश में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल धान के एमएसपी में 7% की बढ़ोतरी की गई है। 2023-24 के लिए सामान्य धान का एमएसपी 2,183 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित हुआ है। मूंग दाल की एमएसपी भी 10.4% बढ़ी है। ये 7,775 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 8,558 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। इस साल सबसे ज़्यादा दाम मूंग के बढ़े हैं। बाकी फसलों की रेट लिस्ट भी जान लीजिए और बोर मत होइए इससे पहले कि ये आंकड़े हैं, ये तो खेती किसानी की बात है, हम तो शहरों में रहते हैं, ऑर्डर करके खा लेंगे। ये हमारी और आपकी जीविका से जुड़ा प्रश्न है, ये हमारी और आपकी थाली से जुड़ा प्रश्न है। जब तक आप इन प्रश्नों में दिलचस्पी नहीं लेंगे तब तक सरकारें भी जागृत नहीं होंगी। रेट लिस्ट बता रहा था आपको। मूंगफली के दाम में 9%, सोयाबीन में 7% के लगभग, सूरजमुखी में 5.63%, अरहर में 6%, उड़द में 5% की बढ़ोतरी हुई है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, इस वर्ष का बढ़ा हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले कई वर्षों से अधिक है। आज बहुत महत्वपूर्ण बढ़त किसानों के लिए मंजूरी दी गई है। शायद कई वर्षों में सबसे अधिक बढ़त इस खरीफ के दामों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वीकृत की गई। जैसा आप सबको अवगत है, प्रधानमंत्री जी ने जो समर्थन मूल्य है ये लागत से 50% कम से कम ज्यादा होगा, ये निर्णय कुछ वर्ष पहले लिया था और उसके फलस्वरूप समय समय पे एमएसपी निर्धारित की गई है। इस वर्ष की वृद्धि कई वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि है। वैसे सूरजमुखी की दाम को बढ़ने का जिक्र आया तो वो लाठियां भी याद करिए जो सूरजमुखी उगाने वाले किसानों पर बीते दिनों हरियाणा में बरसाई गई थी। ये पूरा प्रकरण क्या है? केंद्र की सरकार पीठ थपथपा रही है एमएसपी बढ़ाने को लेकर, तो किसान सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं? जानकारी दे रहे हैं न्यूज रूम से हमारे साथी निखिल। बीते 6 जून को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों ने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारी किसान सूरजमुखी के बीज की एमएसपी पर खरीद की मांग कर रहे थे। किसानों का कहना था कि सरकार सूरजमुखी के बीज को एमएसपी पर नहीं खरीद रही है। इस वजह से किसान सूरजमुखी के बीज 4,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बाहर निजी खरीदारों को बेचने को मजबूर हुए, जबकि सूरजमुखी के बीज पर 6400 रुपये प्रति क्विंटल की एमएसपी तय है ऑलरेडी। प्रदर्शनकारी किसान सूरजमुखी के बीज को भावांतर भरपाई योजना में शामिल करने का भी विरोध कर रहे थे। इस योजना के तहत एमएसपी पर न बिकने वाली फसल को सरकार प्रति क्विंटल 1,000 रुपये का मुआवजा देती है। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर किसानों ने 6 जून को दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को ब्लॉक किया था। यह प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बुलाया था। पुलिस ने हाईवे खाली कराने के लिए पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल
इस्तेमाल किया और फिर लाठीचार्ज भी किया, जिसमें कई किसानों को चोट आई। पुलिस ने चढ़ूनी और 8 अन्य किसानों को गिरफ्तार भी किया था, जिसके बाद विपक्षी दलों ने खट्टर सरकार पर जमकर निशाना साधा था। इसके अगले ही दिन केंद्रीय कैबिनेट की ओर से खरीफ की फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाने की घोषणा की गई, जिसमें सूरजमुखी भी शामिल है। हालांकि किसानों का प्रदर्शन अब भी जारी है और उनकी मांगों में गिरफ्तार किसानों की रिहाई का मुद्दा भी जुड़ गया है। एमएसपी का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार दाम ज़्यादा बढ़ाए गए। वैसे भी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले खरीफ की फसलों की एमएसपी बढ़ाने का ये आखिरी मौका था। इसके बाद सरकार एक बार रबी की फसलों का एमएसपी बढ़ा सकती है और उसके बाद चुनावी माहौल शुरू हो जाएगा। संभवतः इसीलिए सरकार की एमएसपी बढ़ोतरी को प्रधानमंत्री मोदी ने खूब सराहना दी और इसके बारे में जिक्र करना शुरू कर दिया। कहा कि एमएसपी बढ़ाने से किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिलेगा और नई फसल उगाने में भी प्रयासों को सहयोग मिलेगा, ऐसा प्रधानमंत्री का कहना है। लेकिन एक्सपर्ट क्या मानते हैं, ये जान लेते हैं। देखिए, सरकार ने किसानों से वायदा किया था कि 2022 तक हम एमएसपी को डबल कर देंगे। ये तो हम सब जानते हैं। पीछे किसान आंदोलन हुआ, खूब हंगामा हुआ और सरकार वचनबद्ध थी उसके लिए। तो अब इसमें सवाल ये था कि देखिए, जब एमएसपी आप बढ़ाते हैं तो जहां एक तरफ भारत की 60 से 70% आबादी कृषि क्षेत्र पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करती है, मतलब डिपेंडेंट है, क्योंकि भारत एक कृषि डोमिनेंट इकोनॉमी है। हालांकि उसका जीडीपी में योगदान भले ही कम है, पर है वो कृषि प्रधान इकोनॉमी। तो किसानों की जहां एक तरफ आय डबल होती है, वहीं इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये, जब आप एमएसपी बढ़ाते हैं तो आप अनाज और जिन जिन चीजों पे, जैसे कल खरीफ पे बढ़ाई गई, मूंग पे सबसे ज्यादा बढ़ाई गई, तो मैं सारे आइटम्स को लूं, वो सब आइटम आम आदमी प्रयोग करते हैं, यानी कि जो किसानी नहीं भी करते हैं, किसान स्वयं भी उसको बाजार से खरीद के और उनके किचन का हिस्सा बनता है वो। तो उन लोगों के लिए वो सामान महंगा हो जाता है, क्योंकि जब आप एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस कर देंगे तो लाजमी बात है, जब वो चीज बिकेगी, आड़तियों के पास जाएगी, वो होलसेलर्स के पास जाएगी, वो रिटेलर्स के पास जाएगी और ग्राहक के पास जाएगी। हर किसी का मार्जिन जोड़ते जोड़ते वो महंगाई। तो इसमें एक जरूरी बात समझने वाली भी है कि जब महंगाई की दर थोड़ी नियंत्रण में आई, तब सरकार को ये हिम्मत मिली कि अब हम एमएसपी को बढ़ा सकते हैं। जब ये महंगाई की दर 8% एक टाइम पहुंच गई थी, उस समय एमएसपी बढ़ाने का मतलब था कि जले पे नमक छिड़कना या आग में और घी देना। आज जब महंगाई की दर, हमारी सीपीआई इंडेक्स जिसको हम कहते हैं, वो 5 से नीचे है, तो सरकार को थोड़ा सा एल्बो रूम मिल गया एमएसपी को बढ़ाने से। मुझे लगता है कि इसका किसान भाई जो हमारे हैं उनको तो लाभ होगा ही। उनकी तो बहुत समय से ये मांग है कि एमएसपी बढ़ाई जाए, क्योंकि कृषि क्षेत्र कुल मिला के बहुत ज्यादा मुनाफे का सौदा नहीं नजर आता है। भारत में इतना ज्यादा निर्भरता है, पर बहुत ज्यादा पैसा खासकर जो छोटा किसान है वो नहीं कमा पाता। तो मुझे लग रहा है उन छोटे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आम आदमी को हो सकता है आने वाले दिनों में ये फूड ग्रेन्स जिन पे एमएसपी बढ़ी है, थोड़ा सा आपको उसके रेट बढ़े हुए मिल सकते हैं। पर मैं समझता हूं महंगाई की दर कम होने से अब वो कुशन मिल गया है, जिसमें आम आदमी इस महंगाई को शायद पचा पाए। देखिए, जो महंगाई बढ़ी है हर इनपुट में, लेबर कॉस्ट में जो महंगाई बढ़ी है इकोनॉमी में, उसका असर किसान पे भी पड़ा है। तो जो एमएसपी है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को फैक्टर करके बनाई जाती है। तो जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा है तो एमएसपी को भी बढ़ना वाजिब है। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है कि एमएसपी हमेशा शॉर्टेज इकोनॉमी का फॉर्मूला है। ये किसान की खुशहाली का फॉर्मूला नहीं है, जिसको हम हमेशा गलत इंटरप्रेट करते हैं कि एमएसपी बढ़ गया तो मतलब किसान खुशहाल हो जाएगा। किसान की खुशहाली का रास्ता सिर्फ बाजार से है। एमएसपी सिर्फ ये बताता है कि आपकी इकोनॉमी में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे बदल रहा है, और जिन चीजों में शॉर्टेज है वहां पे आप एमएसपी बढ़ा के किसानों को प्रोत्साहन दे सकते हैं। जहां पे ऑलरेडी आपके पास सरप्लस है, अगर आप वहां पे एमएसपी बढ़ाते हैं तो ये इकोनॉमी के लिए सही नहीं। दूसरी बात, किसान उगाता है एक फसल, खरीदता है 20 फसल। गेहूं का किसान दालें भी खरीदता है, तिलहन भी खरीदता है, मसाले भी खरीदता है। तो बेतहाशा अगर एमएसपी बढ़ाने की प्रवृत्ति रही बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजन, तो किसान का और गरीब आदमी का नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि उगाता वो एक चीज है, खरीदता 20 चीजें। तो मिलेंगे तो उसको एक चीज के दाम, लेकिन 20 चीजों में उसको दाम देने पड़े। तो इसीलिए ये बैलेंसिंग एक्ट है जिसको सोच समझ के करना चाहिए, और एमएसपी पे जो राजनीति होती है वो किसानों के लिए नुकसानदायक। देखिए, जो एमएसपी होता है
वो इसलिए दिया जाता है कि किसानों को एक कम से कम जो उनकी लागत है उसके ऊपर कुछ फायदा हो, और इसीलिए एक जो मार्केट में सपोर्ट मिल जाती है। तो जो उनकी जो प्लांटिंग होती है, जितना वो बीज डालेंगे खेतों में, वो उस आधार पर डालेंगे कि किस चीज में कितना फायदा होगा। तो अभी जैसे पैडी है जो सबसे बड़ी खरीफ की जो फसल होती है, उसके 7% के करीब जो दाम बढ़ाए हैं, हाँ, जो पिछले साल के कंपैरिजन में। और बाकी और जो है उनमें कुछ ज्यादा 10% से लेके 5% तक के दाम बढ़ाए गए हैं। और ये कहा गया है कि जो लागत जो जो हमारी जो कमिटी है, जो कमिटी ऑन एग्रीकल्चर प्राइसेस एंड कॉस्ट होती है, उसने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आंका है ऑल इंडिया बेसिस पे, उसके ऊपर 50% से और ज्यादा दिया गया है। तो जैसे कुछ दालों में 80% तक की बढ़त है उसके ऊपर। तो मेरा मानना है कि ये जो दिया गया है, इसमें इलेक्शन तो जरूर है ही, लेकिन एक दूसरी चीज भी है कि हमको इस समय दालों की कमी है, तिलहनों की कमी है, जो हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, और उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो तो इसलिए वहां पे ज्यादा जो है दाम बढ़ाए जा रहे हैं। तो इसका असर ये होगा कि जो क्रॉप का प्रोडक्शन है, जो आने वाले खरीफ के क्रॉप का प्रोडक्शन है, उसमें दालों में, तिलहनों में और ज्यादा उत्पादन होगा, जिससे कि हमारा इंपोर्ट का बिल कम हो जाए। लेकिन असल में समस्या क्या होती है कि हम 3 फसलों में तो ठीक ठाक से ये एमएसपी प्रोवाइड कर देते हैं किसानों को, बाकी उसमें जो मैकेनिज्म है एमएसपी को प्रोवाइड करने का, वो इतना सुदृढ़ नहीं है। तो अभी जैसे पिछले सीजन में ही देखा गया कि कई चीजें हैं, जैसे सरसों वगैरह है, वहां पे उतना दाम नहीं मिल पाया जितना कि एमएसपी कहा गया। तो इसलिए मेरा मानना है कि इलेक्शन तो एक वजह है ही, लेकिन मुझे लगता है क्रॉपिंग पैटर्न बदल जाए अर्थव्यवस्था में, ये भी एक कारण है कि कई जो दालों वगैरह में ज्यादा दिया गया है। अब देखना यह कि कितना इम्प्लीमेंट हो पाता है, और खासकर छोटे और मझोले किसान हैं उनको कितना फायदा मिल पाता है, उसके देखना। आर्थिक मोर्चे से जुड़ी दूसरी खबर भी कैबिनेट की बैठक से आई। केंद्र सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए 89,000 करोड़ का पैकेज दिया। इसके जरिए बीएसएनएल को 4G और 5G स्पेक्ट्रम खरीदने में मदद मिलेगी। गौर करने वाली बात यह है कि कैबिनेट ने 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में बीएसएनएल को एयरवेव्स आवंटित करने का प्रावधान किया है, जिससे ये रिलायंस जियो के अलावा एकमात्र अन्य टेलीकॉम कंपनी बन गई है जिसके पास इस फ्रीक्वेंसी में स्पेक्ट्रम होगा। 700 मेगाहर्ट्ज बैंड की खासियत यह है कि ज़्यादा जनसंख्या वाले इलाकों में कवरेज के लिए इसे सबसे बेहतर माना जाता है। एक ज़माने में बीएसएनएल का फ़ोन या सिम लेने के लिए विधायक का जैक भी लगता था, लेकिन आज ये कंपनी रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया से जैसे जो टेलीकॉम सेक्टर के बड़े प्लेयर हैं, मठाधीश हैं, उनके सामने निहत्थी सी लगती है। ये कंपनियां 4G बाजार पर पकड़ बनाए हैं और 5G सेवाएं शुरू कर रही हैं, जबकि बीएसएनएल ने अभी तक 4G सेवाएं ही शुरू नहीं की। स्पेक्ट्रम आवंटन के बाद ये स्थिति कुछ बदल सकती है। इससे पहले 2019 में सरकार ने बीएसएनएल को 69,000 करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज दिया था। 2022 में भी 1,64,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दूसरे रिवाइवल पैकेज के बाद बीएसएनएल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 1,500 करोड़ रुपए का ऑपरेशनल प्रॉफिट कमाया और अपने कर्ज के बोझ को 10,500 करोड़ रुपए कम कर दिया। उन्होंने कहा कि अगले 3 साल में बीएसएनएल कर्ज मुक्त हो जाएगी, यानी सरकार लगातार इसे जिंदा करने के लिए पैकेज की घोषणा कर रही है, पर इसमें वो सफल कितना हो पाई और इस नए पैकेज के बाद आगे क्या उम्मीदें हैं, ये भी समझ लेते हैं। देखिए, इसको मैं 2 नजरिए से देखता हूँ। पहला नजरिया तो ये है कि बीएसएनएल एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी क्षेत्र की संस्था है। हम जानते हैं कि अगर हम महानगरों को निकाल दें तो बाकी के देश में बीएसएनएल आज भी गांव में और टियर 3, टियर 2 सिटीज में बीएसएनएल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है। पर यह भी सच है कि उसकी हालत खराब थी। तो एक तो ये जो सरकार ने कल राशि सैंक्शन करी है, ये उस बीएसएनएल को उस लॉसेस से और आगे एक्सपेंशन के लिए करने में मदद करेगी। पहले मैं इसको इस नजरिए से देखता हूं। दूसरा नजरिया इसका ये है कि हम देख रहे हैं कि अभी जो खासकर जो मोबाइल टेलीफोन, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो सैंक्शन किया है 4G और 5G के लिए, उन्होंने अमाउंट 89,000 करोड़ का अमाउंट निकाला है। तो ये बहुत बड़ी सरकार के दिमाग में, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बैक ऑफ द माइंड। बैक ऑफ द माइंड एक चिंता थी। चिंता ये थी कि अभी जो ऑपरेटर्स हैं, सेलुलर ऑपरेटर्स, हम जानते हैं कि जियो और एयरटेल के अलावा जो तीसरा ऑपरेटर है जिसको हम वोडाफोन आइडिया कहते हैं, उसकी हालत ठीक नहीं है। आज भी वो 5G लॉन्च नहीं कर पाए हैं और लगातार वो लॉसेस में जा रहे हैं। उनके जो कस्टमर्स हैं वो हटके जियो और एयरटेल के पास आते जा रहे हैं। तो एक तरह से इसको हम इकोनॉमी में कहते हैं डिओपली। तो डिओपली सिचुएशन हो गई थी जहां पर केवल और केवल 2 ऑपरेटर काम कर रहे हैं।
मुझे एक बार मौका मिला राजीव चंद्रशेखर जी से इंटरेक्ट करने का। मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि सर क्या ये अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है कि केवल 2 ऑपरेटर काम कर रहे हैं? मान लीजिए किसी को शिकायत होती है, कोई और दिक्कत आती है, तो ये 2 तो ये जैसा मर्जी आए वैसा करेंगे, तो क्या हमें तीसरे चौथे ऑपरेटर की जरूरत नहीं है? तो इसी बात को लेके ये एक सरकार चाहती है कि हमारी तरफ से भी एक टेलीकॉम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है। तो सरकार चाहती है कि एक सरकारी क्षेत्र का भी एक संस्थान इस बिजनेस में जीवित रहे। और जो बीएसएनएल की हालत थी उसको ज्यादा दिन तक सस्टेन करना मुश्किल हो रहा था। तो मुझे लग रहा है इस राशि से बीएसएनएल अपने आप को फिर से खड़ा कर पाएगा, 4G 5G में इन प्राइवेट ऑपरेटर्स को टक्कर दे पाएगा, जिससे कि ये मनमाने रेट्स, मनमानी सर्विस आम जनता को ना दे पाए। तो मैं इसको इस नजरिए से भी देखता हूं। में बीएसएनएल का वही हाल है जो कभी एयर इंडिया का हुआ करता, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं। और 89,000 करोड़ रुपए देने की जगह मुझे लगता है कि भारत सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बीएसएनएल का, जो टेलीकॉम टावर्स हैं, जो बाकी चीजें हैं, इनको लीज पे प्राइवेट सेक्टर को दे देना चाहिए। कम से कम वो इसका प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ उस पे एक रेट फिक्सेशन, रेट मॉनिटरिंग कमेटी बना देनी चाहिए, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल प्राइवेट सेक्टर करे, या जिसको भी करना है, डिफेंस को करना है, रेलवे को करना है, या कोई और ऑपरेटर आके इस्तेमाल करना चाहता है वो करे। और रेट की जहां तक बात है, मोनोपोली क्रिएट नहीं हो, तो जैसे TRAI है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी जो हिंदुस्तान में है, वो रेट मॉनिटरिंग करती है। तो मुझे नहीं लगता कि इस समय बीएसएनएल को सरकार अपने पास रख के क्या अचीव करना चाहती है, अदर देन सरकारी कर्मचारियों की नौकरी, जो अपने आप में एक लॉस मेकिंग एंटरप्राइज चला रहे। और जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है और जिस तरह से कंपटीशन है, मुझे नहीं लगता कि बीएसएनएल का मैनेजमेंट, ना तो वो सक्षम है, ना उनकी मानसिकता है कंपटीशन के साथ खड़ा होने की। तो इसीलिए जैसे एयर इंडिया पे डिसीजन लिया है भारत सरकार ने, भारत सरकार को बीएसएनएल को भी उसी तरह से मैनेज करना चाहिए, ताकि हर साल करोड़ों रुपए जो बीएसएनएल के लॉस मेकिंग अकाउंट में जाते हैं, उससे हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करेंगे तो देश का भला होगा। बीएसएनएल पे आप जितना मर्जी पैसा डाल लीजिए, कुछ मिलने वाला नहीं। मुझे लगता है कि बहुत लेट हो गया है। जो बीएसएनएल के पहले जो जियो है, एयरटेल है और वोडाफोन परेशानी में है, उन्होंने मतलब आगे कदम उठा के वो काफी आगे बढ़ गए हैं। अब बीएसएनएल को और नए जो कस्टमर्स लेने में मुश्किल होगी, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर बीएसएनएल को छोड़ के चले गए हैं जियो वगैरह में। तो मुझे लगता है कि जो अभी किया जा रहा है वो बहुत पहले करना चाहिए था। और अभी भी जो पैसा दिया जा रहा है वो स्पेक्ट्रम के फॉर्म में दिया जा रहा है कि उनको खासकर जो 700 मेगाहर्ट्ज वाला स्पेक्ट्रम है, जहाँ पे कि 5G के वो चल पाएगा, तो वो दिया जा रहा है। बाकी और भी दिए जा रहे हैं। तो स्पेक्ट्रम के फॉर्म में उनको ये दिया जा रहा है 89,000 करोड़। हाँ, तो कैश नहीं है। अच्छा, और जो प्रॉब्लम क्या है कि उनको सपोर्ट चाहिए कि उनका वर्किंग कैपिटल वगैरह हो। दूसरी बात यह है कि जो टेक्नोलॉजी जो वो इस्तेमाल करेंगे, वो नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, जो इंडिया ऐसी टेस्टेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि बीएसएनएल को ऐसी टेक्नोलॉजी पे कहा जा रहा है इस्तेमाल करें जो इंडिया में डेवलप है, पूरी तरह से टेस्टेड नहीं है। हालांकि टीसीएस भी उससे जुड़ा हुआ है नई टेक्नोलॉजी से, पर कहा जा रहा है कि 3 महीने एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद उसको और जगह फैलाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये काफी लेट हो गया है अभी, और बीएसएनएल का रिवाइवल जरा मुश्किल ही होगा मुझे लगता है। पर यह भी हो सकता है कि सरकार चाहती हो कि स्पेक्ट्रम के तौर पे उनको कुछ पैसा आ जाए जो बजट में दिखा सकें, और टीसीएस को फायदा हो जाए कि टीसीएस ने जो टेक्नोलॉजी सहयोग किया है उसको भी जो कुछ पैसा मिलेगा जब बीएसएनएल इसको करेगा। तो मुझे लगता है कि कई ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। अब चलते हैं तीसरी खबर की ओर। ये खबर आई रिजर्व बैंक से। आज सुबह रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक के नतीजों का ऐलान किया। बताया कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया, इसे 6.5% पर ही रखा जाएगा। ये लगातार दूसरी बार है जब रेपो रेट में कोई बदलाव न करने का फैसला किया गया। इससे पहले अप्रैल में भी इसी तरह का फैसला आया था, यानी राहत की सांस लीजिए,
आपकी ईएमआई नहीं बढ़ेगी। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है, मतलब रेपो रेट सीधे सीधे बैंक लोन को प्रभावित करता है। ये बढ़ता है तो लोन महंगा हो जाता है और घटता है तो लोन सस्ता। इसका सीधा असर होम लोन, ऑटो लोन या पर्सनल लोन पर पड़ता है और आपकी ईएमआई भी इसी से घटती बढ़ती है। रेपो रेट के उलट होता है रिवर्स रेपो रेट, जब बैंक अपना पैसा रिजर्व बैंक में जमा कराते हैं और उसे ब्याज मिलता है। इस ब्याज की दर को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति हर 2 महीने पर बैठक करती है और इसकी समीक्षा करती है। पिछली 2 बैठकों में भले ही आरबीआई ने रेपो रेट में बदलाव न करने का फैसला किया हो, लेकिन उससे पहले मई 2022 से फरवरी 2023 तक लगातार 6 बार रेपो रेट में बढ़ोतरी हो चुकी है। अप्रैल 2023 में भी इसमें बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन आरबीआई के फैसले ने लोगों को चौंकाया। हालांकि अप्रैल की नीति के बाद से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या खुदरा महंगाई में कमी आई। आरबीआई की कोशिश होती है कि ये जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये 4% के आसपास रखा जाए। अप्रैल में ये पिछले 18 महीने के निचले स्तर 4.7% पर आ गया था। आज गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि पिछले 3 सालों में हमने बड़ी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अब पॉलिसी सही ट्रैक पर है। हम महंगाई नियंत्रित करने में कामयाब रहे हैं। महंगाई को लेकर गवर्नर ने जो अनुमान जताए वो भी सुनिए। The MPC recognized that the pace of global economic activity is expected to decelerate in 2023. That's in the current year. And this is mainly because it is getting dragged down by elevated inflation, tight financial conditions and geopolitical tensions which are still continuing. The pace of monetary tightening has slowed in recent months, but uncertainty remains on its future trajectory as inflation continues to rule above targets across the world. आपने गवर्नर को सुना। अब चलते हैं जानकारों के पास और समझते हैं कि आरबीआई ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट में कोई बदलाव न करने का फैसला क्यों किया और इसका हमारी और आपकी जेब पर क्या असर होगा। देखिए, अगर हम महंगाई की दर देखें, पीछे जो 1-1.5 साल से परेशान किए हुए थी, वो 5% से नीचे आ गई, जिसको हम सीपीआई कहते हैं। और ये सबको मालूम है कि आरबीआई ब्याज की दरें तभी बढ़ाता है अगर महंगाई की दर ऊंची हो, क्योंकि आरबीआई के पास ये टूल होता है महंगाई को काबू में लाने का। तो महंगाई जैसे ही 5% से नीचे आई, और एक बात का जो ध्यान रखना होगा कि जैसे जैसे आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो इसकी वजह से महंगाई भले नियंत्रण में आए, पर ये देश की विकास की दर पर सीधा सीधा असर करता है। यानी कि विकास की दर घटती है, उसकी तरह से एक तरह से स्पीड ब्रेकर का काम ये कर जाता है। तो अब जब महंगाई काबू में आ गई है तो आरबीआई ने पॉज लेने की सोची। रेपो रेट अब जो 6.5% पे है वहीं पर आके रोक गई है फिलहाल। अगर ये महंगाई आगे भी नियंत्रण में रही, हालांकि आरबीआई ने, जो गवर्नर साहब हैं, उन्होंने ये बोला है साफ साफ कि अगले साल महंगाई की दर फिर 5% से ऊपर रहने की उम्मीद है। तो मैं तो ये सोच रहा था कि अगर ये नीचे आए तो शायद ब्याज की दरें कुछ कम भी करी जाए, पर अभी मुझे कम करने की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है। और ध्यान देने वाली बात यह, गवर्नर साहब ने एक और बहुत जरूरी बात बोली है कि ये केवल अभी एक पॉज है, मतलब ये कोई डेफिनेटिव पॉलिसी नहीं है कि आगे भी नहीं बढ़ेंगी। अगर महंगाई काबू से बाहर जाती है तो आगे भी बढ़ सकती है। 2 चैलेंजेस हैं, एक मॉनसून का, दूसरा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का। अगर ये चैलेंजेस ने साथ नहीं दिया तो महंगाई की दर आगे या रेपो रेट आगे भी बढ़ सकता है महंगाई बढ़ने की वजह से। जब भी रेपो रेट बदला जाता है उसका प्रभाव मार्केट में इंटरेस्ट रेट पे आता है, और जब इंटरेस्ट रेट पे आता है तो उससे जो बाजार में लिक्विडिटी है उस पे उसका प्रभाव पड़ता है। इस समय स्टेटस को मेंटेन करने का जो आरबीआई का फैसला वो इसलिए है कि एक तो इकोनॉमिक ओवरऑल कंडीशन स्टेबल दिख रही है, और दूसरा जिस तरह से गर्मी है और मॉनसून है उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी तक मॉनसून केरल में भी शुरुआत नहीं हुई है, ऑनसेट नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बढ़ ना जाए उसको अभी काबू में रखने के लिए मेंटेन किया गया है इंटरेस्ट रेट। अगर आरबीआई इस समय अगर इंटरेस्ट रेट घटा देती और 4 महीने बाद या नेक्स्ट मीटिंग में बढ़ा देती तो वो ठीक नहीं होता। तो थोड़ा फोरकास्टिंग को ध्यान में रखते हुए, ग्राउंड रियलिटी को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि अभी इसको मेंटेन करते हैं, आने वाले समय में फिर दोबारा रिवाइज किया जाए। रेपो रेट के बाद अब आते हैं जीडीपी पर। आरबीआई ने अनुमान जताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रह सकती है। आरबीआई को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 8%, दूसरी में 6.5%, तीसरी में 6% और चौथी में 5.7% रह सकती है।
आपने गौर किया होगा, हमने वास्तविक जीडीपी कहा, यानी रियल जीडीपी। ये क्या भला है, बताते हैं। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। आसान भाषा में कहें तो देश में इकोनॉमी की हालत आंकने का एक अहम पैमाना। सकल का मतलब सभी घरेलू यानी घर संबंधी, यहाँ घर का आशय देश से है। उत्पाद का मतलब उत्पादन, प्रोडक्शन। कुल मिलाकर देश में हो रहा हर तरह का उत्पादन। उत्पादन होता कहाँ है? कारखानों में, खेतों में। कुछ साल पहले इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और कंप्यूटर जैसी अलग अलग सेवाएं यानी सर्विस सेक्टर को भी जोड़ दिया गया। इस तरह उत्पादन और सेवा क्षेत्र की तरक्की या गिरावट का जो आंकड़ा होता है उसे जीडीपी कहते हैं। अब आते हैं रियल और नॉमिनल जीडीपी के अंतर पर। वास्तविक जीडीपी यानी जब एक साल में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गिनती किसी आधार वर्ष या स्थिर मूल्य पर की जाए, ऐसे में जो वैल्यू मिलती है उसे रियल जीडीपी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब एक साल में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गिनती बाजार मूल्य या करंट प्राइस पर की जाए तो जीडीपी की जो वैल्यू मिलती है उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। विदेशी और भारतीय संस्थाओं ने भारतीय विकास दर यानी जीडीपी के अलग अलग एस्टिमेट्स दिए हैं। ये सब एस्टिमेट 6 से लेके 7, 7.5 तक है। पिछली क्वार्टर का जब जीडीपी का आंकड़ा आया था तो 7.2 थी। आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में आज लगभग 6.5 के आसपास का अनुमान लगाया है। अब सवाल यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या मजबूती यहां से पकड़ेगी। ऐसा नजर आ रहा है कि भारत इस समय बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से है। पर एक दो हेडविंड्स भी हैं, एक दो चैलेंजेस भी हैं। पहला चैलेंज है मानसून का। हम सब जानते हैं मानसून केरला में इस बार लेट हिट किया है। एल नीनो इफेक्ट भी है, जिसकी वजह से बेमौसम बारिश हमें मई के महीने में खासकर देखने को मिली। इसकी वजह से उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद मानसून इरेटिक हो। अगर इरेटिक होता है तो विकास पर इसका असर होगा। दूसरा, जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। जियोपॉलिटिकल लेवल पे लें, चाहे हम अंतर्राष्ट्रीय विकसित देशों को लें, वहां पर परिस्थिति अच्छी नहीं है। जर्मनी में रिसेशन आ गया है, अमेरिका रिसेशन के दरवाजे पर खड़ा है और इससे भारत का एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकता है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय कुल मिला के जो व्यापार है वो प्रभावित हो सकता है, क्योंकि भारत भी दुनिया की अर्थव्यवस्था का ही आखिर एक हिस्सा है। अब लौटते हैं आरबीआई के अनुमान पर, जो आने वाले महीनों की तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। जब हम वहां तक पहुंचेंगे अनुमान का सही गलत हमारे सामने होगा, लेकिन जो आंकड़े आ चुके हैं वो क्या बताते हैं? हाल में आए आंकड़े बताते हैं कि 2022-23 में भारत की जीडीपी ने 7.2% की वृद्धि दर दर्ज की, जो ज़्यादातर अर्थशास्त्रियों और केंद्र के अपने 7% के अनुमान से थोड़ी ज़्यादा है। इसकी एक बड़ी वजह वित्त वर्ष 2022-23 की आखिरी तिमाही में जीडीपी का 6.1% बढ़ना रहा, जो 5% की चौतरफा उम्मीद से ज़्यादा थी। और ये वृद्धि कैसे हुई? आंकड़ों के मुताबिक फाइनेंस, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विस सेक्टर ने 7.1% की बढ़ोतरी दर्ज की। व्यापार, होटल, ट्रांसपोर्ट, संचार और ब्रॉडकास्ट सर्विस की वृद्धि दर 14% रही। निर्माण 10%, बिजली, जलापूर्ति और दूसरी सर्विसेज 9% बढ़ी। लेकिन पिछले साल हुई इस बढ़ोतरी के आगे बने रहने पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि इस बढ़ोतरी के पीछे वजह महामारी के दौरान दबी हुई मांग को बताया गया। इससे पहले वित्त वर्ष 2021-22 में 9.1% की वृद्धि दर दर्ज की गई। यानी पिछले कुछ सालों में देश की जीडीपी में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन ये वृद्धि कितनी टिकाऊ है ये समझना जरूरी है। इंडिया टुडे से बात करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनविस कहते हैं कि 7.2% की वृद्धि से खुश होने की कोई वजह नहीं। हम अब उस 8% के दायरे में नहीं जो हमने पिछले दशक के शुरुआती वर्षों में हासिल किया था। पिछले 1 साल से भी ज़्यादा समय से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ती दिख रही है, लेकिन इसके बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि की संभावनाएं खासा चर्चा का विषय रही। हालांकि जानकारों के मुताबिक दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत की तुलना शायद वाजिब ना हो, क्योंकि कुछ छोटे देश हमसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। मदन सबनविस कहते हैं कि सवाल यह है कि क्या हम ज़्यादा नौकरियां और ज़्यादा आमदनी पैदा कर रहे हैं या ज़्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाल रहे हैं। ये टिप्पणी उन दावों को एक संदर्भ देती है जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था को राइजिंग स्टार कहा गया। ये एक तथ्य है कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रही, लेकिन हमें इस उपलब्धि का उत्सव मनाने के साथ ये ध्यान देना होगा कि यात्रा लंबी है और दूर तक जाना है। ये था आज का ललन टॉप शो। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।